उसके बाद आ जाता है लेबर। इन जनरल लेबर implies the human effort through physical and mental exertions in the production of goods and services। तो हो सकता है अगर कोई सीए है और वो एक ऑफिस में काम करता है, या आपके जो नॉर्मल आईटी जॉब्स होते हैं वहां पे अगर लेबर देखा जाए तो वहां पे क्या यूज हो रहा है, मेंटल एक्सर्शन यूज हो रहा है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल खेत पे काम कर रहा है तो वहाँ फिजिकल एक्सर्शन यूज कर रहा है। कहीं पे घर बन रहा है, वहां पे जो मेसन काम करता है वो फिजिकली काम कर रहा है। तो इस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही फिजिकली मेंटली यूज करी जा सकते हैं। और हो सकता है कि कौन सा अनाज कब बोना है, क्या करना है, ये सारा एक फार्मर के सोच के करने का काम होता है। तो फिर वो उस समय मेंटली यूज कर रहा है वहां पे। हो सकता है कि कोई एक ऑफिस में आई डोंट नो कुछ तरीके का एचआर डिपार्टमेंट वाले होते हैं, तो वो कुछ काम करवाते हैं या एक्टिविटीज कराने में हेल्प करते हैं, जो भी उनका काम होता है। तो उस तरीके से वो फिजिकली बहुत काम करते हैं। तो इस तरीके से इसका मिक्सचर होता है और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो a person working on the agriculture field is said to provide his physical labor, while a writer of a book is said to provide his mental labor। तो एक इजी, मैंने तो आपको इतना बड़े बड़े एग्जांपल दे दिए, बट इजी एग्जांपल क्या होगा है जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा है तो वो अपना फिजिकल लेबर प्रोवाइड कर रहा है। और अगर एक राइटर है जो एक बुक लिख रहा है सोच के, तो वो अपना मेंटल लेबर प्रोवाइड कर रहा है। पीपल हु प्रोवाइड लेबर आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं से एक्सट्रैक्ट किया गया, ये इंसान खुद ही यूज में आ रहा है वहां पे, तो इसलिए इनको ह्यूमन रिसोर्सेज बोला जाता है। Production activities require both skilled and unskilled labor. Purely physical labor such as loading and unloading, plowing on the field, etc. do not require special skills. But to become an engineer, teacher, doctor, lawyer, mechanic, electrician or tailor, one must acquire skills through education and training। तो प्रोडक्शन ऐसा भी नहीं है कि आपका छोटे छोटे मतलब आपको पर्टिकुलर चीज जो आप कर रहे हो उस चीज में आपका स्किल होना चाहिए। तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर में ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा अगर कोई स्किल्ड है, जैसे कि एजुकेशन हो गया या डॉक्टरी में हो गया या फिर इंजीनियरिंग करने में हो गया, तो वो सब एजुकेशन और ट्रेनिंग से दी जाती है, तो ऐसे लोगों को स्किल्ड लेबर बोला जाता है। अगर कोई चीज लोड अनलोड करना है, कहीं पे जाके मिस्त्री का काम करना है और ऐसा कुछ करना है, तो वो अनस्किल्ड लेबर में हो गया कि सामान इधर से उधर ले जाना है और इस तरीके का काम हो गया, जहाँ पे ज्यादा एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उनको अनस्किल्ड लेबरर बोला जाता है। इसके बाद आ जाता है कैपिटल। बाय कैपिटल वी मीन ऑल मैन मेड अप्लायंसेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ वेल्थ यूज्ड इन प्रोडक्शन। Capital consists of machinery, tools, buildings, materials, etc. Whereas land is a natural resource. Capital is a man-made resource. Capital is used to increase the efficiency of other factors of production like land and labor। तो कैपिटल क्या होता है कि ऑल मैन मेड, जितने भी इंसानी बनाई हुई मतलब चीजें हैं, अप्लायंसेस हो गया, वेल्थ हो गया, और ये सारी चीजें जो कि मतलब इंसान ने बनाई है, पहले उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं था, अपना इम्पोर्टेंस नहीं था। जैसे लैंड का क्या अपना इम्पोर्टेंस है, रॉ मटेरियल्स है जिसका अपना इम्पोर्टेंस है जो कि नेचर से हमको मिलता है, लेकिन हम इसकी यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे। जो चीजें इंसान ने बनाई है और उसके बाद उसकी वैल्यू बनी है, हम उन चीजों को कैपिटल बोलते हैं। और इन कैपिटल में क्या क्या आ जाता है, मशीन्स आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स आ सकती हैं। मतलब एक लैंड है तो वो तब तक क्या बोलते हैं लैंड में आएगा, लेकिन अगर वो एक बिल्डिंग बन जाती है जहाँ पे कि चार जगह पे 4 रूम्स में काम हो सकता है, अगर छोटी सी बिल्डिंग की बात करें, तो फिर वो आ जाता है कैपिटल में। या फिर मटेरियल्स, वहां पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो मैन द्वारा बनाई गई हो मिक्स एंड मैच करके, तो वो सारी चीजें कैपिटल में आ जाती है। अब लैंड नेचुरल रिसोर्सेस है लेकिन कैपिटल मैन मेड रिसोर्स है। ये सबसे मेन बात है जानने की और डिफरेंशिएट करने की कि लैंड और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। और कैपिटल का यूज कहाँ पे हो सकता है कि हमारे जो लैंड और लेबर के प्रोडक्शन के एफिशिएंसी को बढ़ाने में, मतलब स्पीड हो गया या फिर वो कितनी सटीकता से काम कर रहा है। मतलब हो सकता है लेबरर नॉर्मली अगर खुद कोई चीज प्रिंट कर रहा है या लिख रहा है, उसमें इतना अच्छे से वो नहीं हर बार बार कॉपी में सेम कर पा रहा है। मतलब अगर कुछ चीज कॉपी हो रही है बट ढंग से नहीं कर पा रहा है, बट अगर मशीन में अगर सेम टू सेम प्रिंटिंग हो रहा है तो वो एग्जैक्ट कॉपी बन के निकलता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, उसने एफिशिएंसी बढ़ा दी एक लेबर की। उस तरीके से अगर लैंड को देखा जाए तो लैंड में नॉर्मली एक जगह पे आप कितना ही सामान मतलब बना सकते हो। अगर
एक रूम है तो उधर कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन उसके ऊपर 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 4 रूम अगर हो गए तो आप उस 4 रूम में अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर सकते हो। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे लैंड की भी एफिशिएंसी बढ़ा दी। तो यहाँ पे और क्या हो सकता है कि इरिगेशन फैसिलिटीज और मशीनरी भी आप बोल सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास अलग अलग जो फैसिलिटीज आती है इरिगेशन में, ड्रिप इरिगेशन और ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें अगर हम लगाते हैं तो हमारे स्पीड भी बढ़ जाता है, सारा काम भी हमारा अच्छे से हो पाता है, बड़ी जगह को हम अच्छे से पानी वानी दे पाते हैं, हम मेजर कर पाते हैं कि कितना किस जगह पे देना चाहिए और उस हिसाब से देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो भी अच्छा आता है। और however capital is a passive factor of production and cannot be used without employing labor to work। तो अगर कैपिटल की बात की जाए तो वो अपने आप नहीं काम कर सकता, मशीन्स अपने आप काम नहीं कर सकती, कैपिटल अपने आप काम नहीं कर सकते, उसके पीछे किसी भी लेबर का होना बहुत जरूरी। आई डोंट नो, मैंने लास्ट टाइम बोला हुआ कि सिर्फ कैपिटल का यूज आप कर सकते हो बिना, बट स्टिल उसके पीछे कुछ ना कुछ लेबर होगा। अगर मैंने पीछे बोला है तो वो गलत है, लेबर का हमेशा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बटन तो है ना जो कि एक लेबर ही दबाएगा, लेबरर ही दबाएगा। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लेबरर की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी, और वो एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो मेन फैक्टर नहीं हो सकता, उसको मतलब फर्स्ट फैक्टर नहीं बोल सकते। उसके बाद आ जाता है कैपिटल हैज अ लिमिटेड स्पैन ऑफ लाइफ एंड बिकम्स ऑब्सोलीट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। तो एक कैपिटल है वो कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए ही चल सकता है, लेकिन उसके बाद वो काम करना बंद कर सकता है, थोड़ा खराब हो सकता है, या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। Small tools like screwdrivers, calculators to heavy machines like engines, tractors, ships are all examples of fixed capital as they can be used in production for many years। तो ये सारी चीज़ें क्या, जैसे कि इंजीनियर, ट्रैक्टर्स और स्क्रू ड्राइवर्स, कैलकुलेटर्स, ये सारी चीज़ें बहुत सालों तक यूज़ की जा सकती, बहुत सालों तक इनको बिना रिप्लेस किए आप काम कर सकते हो, तो इसीलिए इनको फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है। और उसके बाद आ जाता है फिक्स कैपिटल ऑल्सो इंक्लूड्स द बिल्डिंग्स एंड हेवी मशीन्स। द वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स लाइक yarn, क्ले, सीड्स, फर्टिलाइजर्स व्हिच आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो वर्किंग कैपिटल किसको बोला जाता है, जो यूज अप हो जाती है, जैसे सीड्स हो गया या फिर अलग अलग चीजें हो गया, कॉटन, यार्न है, या जो भी मेन उसका जो चीजें हैं जो उसके स्टार्टिंग में बस रॉ मटेरियल्स थी वो यूज हो जाती है प्रोडक्शन में, उसका फिर वापस से आप पीछे नहीं ले जाके उसको वापस से यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन में, तो इसीलिए वो वर्किंग कैपिटल बोली जाती है। और जो फिक्स कैपिटल है उसमें और क्या आ सकता है, हैवी मशीन्स आ सकती है, बिल्डिंग्स आ सकती है, तो ये हो गया कैपिटल के बारे में। इसके बाद आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, और जिसका स्किल लगता है, जिसका दिमाग लगता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। Somebody must take the initiative to start the process of production of goods and services by bringing land, labor and capital together in right proportion। तो एक इंसान को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मतलब वो किस तरीके से सारा सामान यूज़ करे। मुझे याद है, मतलब मेरी एक जूनियर है, उसने एक आई थिंक कुछ स्क्रंचीज और ये सब बनाने का, मतलब रबर बैंड और ये सब बनाने का एक छोटा सा बिजनेस इंस्टाग्राम पे शुरू किया था। तो वो कैसे वो चीज़ यूज़ करती थी कि लाइक वो उसको बनाती थी और फिर वो उसको एक तरीके से कपड़े लेकर आती थी, इलास्टिक लेके आती थी, उससे वो खुद बनाती थी, उसके बाद उसको मतलब विथ राइटिंग और वो सब चीज़ें लिख के उसके ऊपर एक अच्छा सा मैसेज लिख के उसको पैक करके एंड ऑल अपने कस्टमर को देती थी। तो इस तरीके से हमको क्या पता चलता है कि ये इस इंसान ने क्या किया, ये अपनी यहाँ पे खुद ही लेबर है। हो सकता है कि उसने अगर अपने आसपास कहीं पे लेबरर रखे होते, या फिर सोचो वो खुद नहीं बना रही होती, वो कहीं से सोर्स कर रही होती, कोई और बना रहा होता, उससे ला रही थी, तो वो लेबर का काम नहीं कर रही, वो एंटरप्रेन्योर का काम कर रही कि कितना पैसा लगाना है, कितना ना बोलना है, कपड़े के लिए कितने पैसे देने हैं, कहाँ से क्या लेकर आना है, कहाँ पे कम पैसे मिल रहा है, कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से जो सोच समझ के एक डिसीजन मेकिंग करके वो सामान का बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हो जाता है एंटरप्रेन्योर, और वो तैयारी करता है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो वो इनिशिएटिव लेता है, वो स्टार्टिंग करता है, वो पहल करता है इस चीज की कि इन सब चीजों को किस कॉम्बिनेशन में बैठाना है कि आपको मतलब मुझे जो सामान बनाना है वो भी बन जाए और मुझको उससे
प्रॉफिट भी मिले। He will be responsible for choosing the right type of land, labor and capital and take important decisions with respect to quantity to be produced, money to be spent to buy the factors and raw materials, marketing the output produced etc. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केटिंग भी करनी आनी चाहिए कि सामने वाले इंसान को पता तो हो कि उसको क्या मिल रहा है। ऐसा तो नहीं बोल सकते रबर बैंड मिल रहा है तो उसको अच्छे से बताना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके के रबर बैंड है और ये मतलब सैटिन का बना हुआ है तो इसीलिए आपके बाल ज़्यादा नहीं झड़ेंगे और ये सारी चीज़ें, ये उसके मार्केटिंग स्किल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों से उसने क्या किया कि डिसाइड किया कब क्या करना है, कब किस तरीके से बोलना है, कहाँ पे क्या डिसीजंस लेना है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप इज द आर्ट of organizing the production activity. The person who makes the decisions and controls the production process and bears the risks and uncertainties involved in the production is called an entrepreneur. तो entrepreneurship क्या हो गया, ये organizing जो करना हो गया हर एक चीज का और मैनेजमेंट करना अगर बोल सकते हो इसको, तो ये जो भी इंसान करता है उसको ये जो काम है इसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। और फिर जो इन सब चीज़ों को करता है और इन सब चीज़ों के बारे में डिसीजंस लेता है और रिस्क भी रखता है कि अगर कुछ गलत हो गया इससे तो सारा रिस्क इस पे आ जाएगा, इस इंसान पे आ जाएगा। तो उस इंसान को क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योर। ही और शी शुड बी नॉलेजेबल, courageous, should possess leadership and should possess leadership qualities. अब ऐसा तो नहीं होगा कि लेबर बोलेगा कि मैं तो इतना मेरे को पैसा मिलना चाहिए नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। तो इसके अंदर वो होना चाहिए कि नहीं मैं इससे इतना पैसा कमा सकती हूँ, उसमें से थोड़ा सा मैं इस लेबरर को दे सकती हूँ, तो इसीलिए मैं ये इस चीज के लिए मैं तैयार हूँ। ये करेज होना चाहिए उसके अंदर और फिर उसका दिमाग उस तरीके से चलना चाहिए, उसको जो काम वो कर रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। इस ऐसा करने से ऐसा होगा, इससे ऐसे मैं बेचूंगी और इससे मेरे को ऐसे पैसे मिलेंगे। तो ये जो और लीडरशिप क्वालिटीज मतलब कि ऐसा नहीं कि एक इंसान को डांट दो या बार बार उसको चिट के हमेशा बात करो, तो ऑफ कोर्स वो एक टीम वर्क नहीं हो पाएगा, वहां पे उसके जो नीचे काम करे वाले लोग होंगे वो चले जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारा चीज जो है वो एक ढंग से हो और उस इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज हो। और एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है एंटरप्रेन्योर का कि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करे और उसके पास जितना भी रिसोर्सेस है उसको इस तरीके से बैठाए, इस तरीके से उसको अरेंज करे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन बाय यूजिंग द गिवन रिसोर्सेस एंड मेक अरेंजमेंट फॉर द सेल ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो वो उसको सेल करने के लिए मैक्सिमम तैयारी करे, मैक्सिमम मार्केटिंग करे और किस तरीके से, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा उसके बारे में फैला रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि इतना क्या, मतलब वो लोगों उससे चिढ़ जाए। मतलब उसमें एक मिस्टिसिटी भी होनी चाहिए कि उसमें कि हाँ ये चीज क्या है और इसको देखना है, इसको यूज करने से कैसा लगेगा, या फिर एक आइडिया सेल करना। जैसे कि अगर आपको पता हो कि जो डायमंड रिंग्स है जो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, एंगेजमेंट जैसा कुछ नहीं था पहले, मतलब पहले के टाइम में ये मैन मेड चीजें हैं। और ये जो डायमंड रिंग की मतलब एक पूरी जिंदगी भर आपको एक डायमंड रिंग पहननी है, आपकी एंगेजमेंट रिंग पहननी है और ये एक मैरिज की निशानी है। ये सारी चीजें किसने बिठाई है, इंसानों ने बिठाई है, मार्केटिंग स्किल्स और कुछ नहीं तो फिर ये पहले नहीं था। तो इससे हमको पता चलता है कि और आज ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हर एक इंसान कोई ना कोई मतलब शादी की रिंग्स खरीदता ही है। हो सकता है डायमंड की ना खरीदे, बट बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग को डायमंड की रिंग ही मिले। तो इससे क्या हुआ, ये एक मार्केटिंग स्किल बैठ गई। मतलब वो चीज डायमंड की रिंग, एक पत्थर जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी, अब लोगों को जरूरत होने लगी क्योंकि उसमें एक मिस्टिसिटी भी है कि वो उनको लग रहा है कि अरे ये क्या है, अगर ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा और ये होना बहुत जरूरी है। ये जो नीड है ना, ये एक एंटरप्रेन्योर ने बिठा दी है लोगों के मन में। तो इससे हमको पता चलता है कि ये किस तरीके से उसने मार्केटिंग किया है। उसके बाद आ जाता है he or she is also responsible to make payments to other factors of production। तो इसी को ही प्रॉफिट मिलेंगे, यही बेचेगा सारी चीजों को। तो ऑफ कोर्स सी बात है, इसको जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से जो इसने बोला कि मैं तुमको इतना पैसा दूंगा तो इसके लिए इतना पैसा यूज होगा, जो तो वो कौन डिसाइड करेगा कैसे देना है, क्या करना है, वो डिसाइड करेगा एक एंटरप्रेन्योर। ही और शी पेज वेजेस टू द लेबरर्स, वो लेबरर्स को क्या देते हैं, वेजेस या फिर सैलरी बोल सकते हो। रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स, मतलब वो जो जगह यूज की है वो लैंडलॉर्ड को उसका रेंट देगा। और इंटरेस्ट टू द ओनर ऑफ द कैपिटल इन रिटर्न टू द फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज,
तो ये जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए मशीन्स हो गया, या फिर किसी ने अगर उसको वेल्थ दी होगी, कुछ पैसे दिए होंगे, बैंक ने लोन दिया होगा सोचो, तो उसको इंटरेस्ट पे करेगा। तो उस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे सारी चीजें यूज हो गई। सिमिलरली दे अर्न प्रॉफिट फॉर देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो ऑफ कोर्स जो उन्होंने प्रोडक्शन किया वो उसने जैसे ही बेचा तो उसको उसके लिए पैसे मिले, तो उसने सबका जब पैसे दे दिए तो उसके पास जो भी पैसे बचे वो उसका प्रॉफिट हो गया। हो सकता है कभी कभी लॉस हो जाए, लेकिन अगर हम मेन स्ट्रीम में बात करें तो वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से ही कुछ करेगा। कोई अपना लॉस करा के तो कोई चीज बिजनेस रख नहीं सकता। तो इसीलिए उस तरीके से प्रोडक्टिव एक्टिविटी चलता रहता है। सिंस दिस पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, दे आर टर्म्ड एज फैक्टर इनकम। तो अभी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, तो ये सारी चीजें जो अलग अलग टाइप की पैसे हैं, पेमेंट्स, रेंट्स, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, देखो ये बोर्ड में भी लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क करो। पेमेंट, रेंट, पेमेंट कह सकते हो, हर एक तरीके का पेमेंट हो गया ना, तो इसीलिए उसको पेमेंट एक बहुत ही नॉर्मल टर्म है। उसके ये सारी जो पेमेंट्स क्या क्या, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये फैक्टर्स ऑफ रिडक्शन यूज लेते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, फैक्टर इनकम्स।